नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो डिस्कशन करेंगे वो सेट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। और आप लोग शायद उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 12 का पीडीएफ आप लोग निकाल लिए होंगे। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 12 के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? स्तनपायी कहने का मतलब स्तनधारी, और स्तनधारी कहने का मतलब यानी वैसा जीव जो बच्चे को जन्म दे सके और बच्चे को अपने से दूध पिलाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तनधारी या स्तनपायी बोलते हैं। स्तनपायी सबसे बड़ा की यदि बात करेंगे तो वो है नीला व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल है, यही है ब्लू व्हेल जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है। यानी पृथ्वी पे कहने का मतलब जल और थल मिला के, यानी स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों में यदि सबसे बड़ा स्तनपायी या स्तनधारी कोई जीव है तो वो ब्लू व्हेल है। इसको हिंदी में हम लोग नीली तीमी भी बोलते हैं। नीली तीमी भी बोलते हैं। व्हेल का हिंदी तीमी होता है और ब्लू का हिंदी नीली होती है। तो इस प्रकार हिंदी में भी आए तो आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। यदि सिर्फ और सिर्फ पूछे कि स्थलीय विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी पूछे, यानी सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ रहता है? स्थल पे रहता है, ना कि पानी पे रहता है, तो वो हमारा अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अफ्रीकी हाथी। और ब्लू व्हेल क्या है? स्थलीय और जलीय दोनों। जबकि ये ब्लू व्हेल आपका जल में ही रहता है, तो जल में पूछे तो वो ब्लू व्हेल ही हो जाएगा, और सिर्फ स्थल पे पूछे तो अफ्रीकी हाथी, और दोनों में पूछे तो हमारा ब्लू व्हेल होगा। इस प्रकार शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग नीली तीमी भी बोलते हैं। और सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जीव बोले, स्तनधारी जीव बोले, वो कौन सा है? तो वो हमारा अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है बैलोनोप्टेरा मस्कुलस। इसका वैज्ञानिक नाम लिख लेंगे। ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैलोनोप्टेरा मस्कुलस। और इसका हिंदी नाम क्या है? नीली तीमी है। और विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, अर्थात जल और स्थल मिला के दोनों में सबसे बड़ा जो स्तनपायी जीव है ब्लू व्हेल है। और सिर्फ स्थलीय भाग की यदि सिर्फ बात करेगा कि विश्व की सबसे बड़ी स्तनपायी जीव जो स्थल पर रहती है वो है हमारा अफ्रीकी हाथी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोगों को हम बताए थे 5 पादप हार्मोन बताए थे। एक पहला तो वृद्धि पादप हार्मोन जोस, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। और एक जोस ए बताए थे। ए से एक एब्सिसिक अम्ल और ए से एक हमारा एथिलीन बताए थे। ये पांचों का पांचों क्या है? हमारा पादप हार्मोन है। ए क्या है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। जोस यानी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और हमारा साइटोकाइनिन क्या है? वृद्धि वर्धक हार्मोन है, वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है। तो इसका जो आंसर होगा वो एथिलीन होगा, क्योंकि एथिलीन जो है क्या करता है? यही हमारा वैसा पादप हार्मोन है जो फल को पकाने का कार्य करता है। जब फल पक जाता है तो और ये एथिलीन क्या करता है? जब फल पक जाता है तो उसे नीचे गिराने का भी कार्य कौन करता है? तो वो करता है एथिलीन ही करता है। एथिलीन ही एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यानी कि 5 पादप हार्मोन है, उन पांचों में से एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4 होता है। इसे एथाइन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम और क्या है? एथाइन भी है। ये इसका क्या है? सामान्य नाम है, जबकि एथिलीन आपका इसी का एक दूसरा नाम है। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H4 हो गया। यदि बात करेंगे, एथिलीन ही एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन ही कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने में, कृत्रिम ढंग से यानी मान लीजिए कि पेड़ से आम को क्या किए? कच्चे अवस्था में ही उसे तोड़ लिए। यदि उसे हम चाहते हैं कि जिस तरह आम पेड़ में ही आम जिस तरह प्रकृति रूप से पकता है उस तरह से यदि पकाएं तो क्या करते हैं? एथिलीन गैस का ही यूज उसमें करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कृत्रिम फल जो होता है वो पक जाता है। एथिलीन के अलावा कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए 2 गैस है। एक तो एथिलीन जिसको बोलते हैं C2H4, एक है एसिटिलीन जिसको बोलते हैं C2H2। इसको क्या बोलते हैं? C2H2 बोलते हैं। ये तो गैस हो गया। यदि रसायन की बात करेंगे, वैसा रसायन का नाम बताइए जो कृत्रिम फलों को क्या किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। तो इथेफॉन, एक तो याद रखिएगा इथेफॉन। इथेफॉन क्या है? एक रसायन है जिसको क्या किया जाता है? पानी में जब घोला जाता है और उस घोल को जब कच्चे फलों पे छिड़का जाता है तो उससे एक गैस निकलती है। उस गैस का नाम है एथिलीन। उस गैस का नाम क्या है? एथिलीन। यानी जो फल परिपक्वता के लिए जो उत्तरदायी जो पादप हार्मोन होता है वही इससे क्या निकलता है? इथेफॉन के घोल से निकलता है एथिलीन। और ये क्या करता है? जब निकलेगा तो ये कृत्रिम ढंग से क्या करेगा? कच्चे फलों को पका देगा। इसके अलावा एक और रसायन होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड।
इसको बोलते हैं CaC2। इसको क्या किया जाता है, जब जल से गुजारा जाता है तो इससे गैस निकलती है एसिटिलीन, C2H2। क्या निकलता है, C2H2 निकलता है। एक्चुअली आप सुने होंगे गाँव घर में क्या होता है कि बोला जाता है कार्बेट लाओ और बीच में क्या करो, आम के बीच में रख दो और उसके बाद बोरा वगैरह से ढक दो, वो कुछ दिन के बाद पक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, वायुमंडल से आर्द्रता, वायुमंडल में तो आर्द्रता होती है, वायुमंडल से क्या करता है, आर्द्रता को ग्रहण करके, अर्थात H2O, आर्द्रता तो पानी हो गया, वही H2O को ग्रहण करके क्या करता है, एक गैस का उत्सर्जन करता है जिसका नाम होता है एसिटिलीन। और यही गैस क्या होता है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार आप लोगों को मैंने फल परिपक्वता से संबंधित कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए दो गैस का नाम बताया, एक तो एथिलीन, दूसरा एसिटिलीन, दूसरा एसिटिलीन, और दो रसायन का नाम, एक कैल्शियम कार्बाइड जिसको CaC2 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, और एक इथेफॉन होता है। इथेफॉन से कौन सा गैस निकलता है, तो एथिलीन, जबकि कैल्शियम कार्बाइड से कौन सा निकलता है, एसिटिलीन। और प्राकृतिक ढंग से भी जो फल पेड़ पौधे में पकते हैं वो भी किसके कारण, तो एथिलीन गैस के ही कारण, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे के अग्रभाग में ही पाए जाते हैं। और ये ही क्या करता है, कच्चे फलों को यानी प्रकृति रूप से पकने में मदद करता है। फिर जब पक जाता है तो देखते हैं वो फल क्या होता है, नीचे टपकता है। वो टपकाने का भी काम ये एथिलीन ही करता है। और एथिलीन का कार्य क्या है, पेड़ पौधे से पत्ते को अलग करने का भी कार्य एथिलीन ही करता है। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। यदि बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन हमारा क्या है, वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कौन करता है, तो कोशिका विभाजन करता है हमारा कौन, तो साइटोकाइनिन करता है। साइटोकाइनिन और क्या करता है, जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब उसे बूढ़ा होने नहीं देता है, पेड़ पौधे को जीर्णता को रोकता है। और दूसरा, जीर्णता रोकने का मतलब क्या है कि जो हरित लवक है, जो पर्णहरित है, उसको ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखता है कौन, साइटोकाइनिन बनाए रखता है। इस प्रकार शायद आप लोगों को साइटोकाइनिन समझ में आया होगा। एब्सिसिक अम्ल की बात करते हैं तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन पादप हार्मोन जो है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। ये क्या करता है, अंकुरन, जो अंकुरित होने के लिए क्या करता है, अंकुरित होने के लिए जो जिब्रेलिन हार्मोन उसे क्या करता है, उत्तेजित करता है। वो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, इसे रोकता है। और अनिषेक फलन को भी ये रोकता है, यानी बिना निषेचन का जो फल का जो निर्माण होता है उसे भी क्या करता है, उसका विरोध करता है एब्सिसिक अम्ल। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, सूखा सहिष्णुता पौधों के लिए काम करता है। सूखा सहिष्णुता करने का मतलब सूखे की अवस्था में क्या करता है, पेड़ पौधे को आर्द्रता के रूप में बनाए रखता है। वो कौन काम करता है, तो एब्सिसिक अम्ल ही काम करता है। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा पादप हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, जीर्णता को बनाए रखता है, जीर्णता को रोकता है, और क्या करता है, पर्णहरित को लंबे समय तक बचाए रखता है। जो कि मार्केट में देखते होंगे, जो एक शीशा वगैरह में जो पेड़ पौधे रहते हैं उसके अंदर लिक्विड डाला हुआ रहता है, उस लिक्विड के अंदर पेड़ पौधे लंबे समय तक हरे भरे दिखते हैं, वो साइटोकाइनिन का घोल ही रहता है। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ होगा। इन सारी बातों को एक जगह लिख लेंगे कि कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने के लिए दो गैस का प्रयोग किया जाता है, एक एथिलीन और दूसरा एसिटिलीन। और दो रसायन का प्रयोग किया जाता है, एक इथेफॉन, एक कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कार्बाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से क्या कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन, और इथेफॉन से कौन सा निकलता है, तो हमारा एथिलीन निकलता है। एब्सिसिक बता ही दी आप लोगों को, ये जीर्णता को क्या करता है, रोकता है, और पर्णहरित को लंबे समय तक बनाए रखता है। तब तीसरा कार्य इसका क्या है, कोशिका साइटोकाइनिन का बता दिए। एब्सिसिक अम्ल का काम है अनिषेक फलन को रोकता है, बीज अंकुरन को रोकता है, और क्या करता है, ये सूखा सहिष्णुता का काम करता है। साइटोकाइनिन का कार्य है ये जीर्णता को रोकता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, और ये तीसरा इसका काम क्या है, पर्णहरित को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विटामिन क्या है। सबसे बड़ी बात है विटामिन क्या है, तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन एक प्रकार का क्या होता है, एमिनो एसिड ही होता है। विटामिन एक प्रकार का क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, और ये एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज जो किया फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था, फंक 1912 ईस्वी में किया था। फंक का पूरा नाम है कासिमिर फंक, इसे क्या बोलते हैं, कासिमिर फंक। फंक का पूरा नाम कासिमिर फंक है। तो विटामिन हमारा क्या है, विटामिन एक एमिनो एसिड है, अर्थात एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसके आविष्कार यानी इसका खोज किसने किया, तो कासिमिर फंक ने किया 1912 में। इसीलिए कासिमिर फंक को विटामिन थेरेपी का जनक भी कहा जाता है। और विटामिन क्या है, तो विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। सहायक आहार किसे कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सहायक आहार किसे कहा जाता है, प्रोटीन को, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट को, तो किसको बोलते हैं, विटामिन को बोलते हैं सहायक आहार बोला जाता है। इसकी खोज किया था फंक ने। और एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है और एक प्रकार का एमिनो एसिड है। इसका कार्य क्या होता है विटामिन का, तो विटामिन का जो कार्य होता है वो क्या करता है, शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को क्या करता है, ये बैलेंस किए हुए रहता है, संतुलित किए हुए रहता है। इस प्रकार विटामिन का हमारा फंक्शन हो गया। इसका खोज किसने किया और यह है क्या, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया, एक जगह विटामिन के बारे में लिख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, आर्कियोरेप्टिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। यहाँ पे 3-4 योजक कड़ी बताएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि आर्कियोरेप्टिक्स की बात करेंगे तो ये एक जुरेसिक युग का क्या है, एक पक्षी है।
ये भी पूछता है कि आर्क्योरेप्टिस किस युग का है, तो ये जुरासिक युग का है, जुरासिक युग या जुरासिक युग। तो आर्क्योरेप्टिस क्या है, जुरासिक युग का एक क्या है, पक्षी है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये योजक कड़ी कहने का मतलब क्या होता है, योजक कड़ी कहने का मतलब दो चीज़ों को जोड़कर रखता है। तो ये जो आर्क्योरेप्टिक्स है, पहले ये सरीसृप हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये उड़ने लगे, पक्षी बन गए। इसलिए ये क्या है, इसमें दोनों तरह का नेचर, पहले सरीसृप और पक्षी, इस प्रकार दोनों को ये क्या करता है, दोनों को संयोगे रखता है, यानी जोड़े रखता है। तो आर्क्योरेप्टिक्स क्या है, सरीसृप और पक्षी के बीच क्या है, एक योजक कड़ी का काम करता है, अर्थात सरीसृप भी है और पक्षी भी है। और जो दूसरा पूछता है वो सरीसृप और स्तनधारी पूछता है कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी का काम कौन करता है, तो वो करता है प्रोटोथीरिया। कौन करता है, प्रोटोथीरिया। अब बोलोगे प्रोटोथीरिया क्या है, चलिए समझाते हैं इसको। स्तनधारी हमारा 3 प्रकार का होता है। स्तनधारी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोथीरिया, इसे प्रोटोथीरिया। दूसरा जो होता है वो मेटाथीरिया होता है, और तीसरा जो होता है वो यूथीरिया होता है। यानी प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। बोलेंगे प्रोटोथीरिया स्तनधारी में क्या होता है, तो बोलते हैं यानी कि वैसा स्तनधारी जो कि बच्चा नहीं दे के क्या करता है, ये अंडा देता है। जो कि एग्जाम्पल आप लोगों को पिछला सेट में भी मैंने बताया है, डकबिल प्लेटिपस, और एक आप लोगों को बताए थे अस्किविड नहीं, एकिडना। एक आपको बताए थे डकबिल प्लेटिपस और एकिडना। यानी वैसा स्तनधारी जो बच्चे नहीं देके अंडा देते हैं उसे प्रोटोथीरिया बोलते हैं। मेटाथीरिया किसको बोलते हैं, वैसा स्तनधारी जो परिपक्व बच्चा नहीं देता, जैसे कंगारू का बच्चा, कंगारू का बच्चा परिपक्व बच्चा नहीं होता है वो। और यूथीरिया उसको बोलते हैं, यानी कि वैसा स्तनधारी जो परिपक्व बच्चा देता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है, आप परिपक्व बच्चा देते हैं। तो हमारा स्तनधारी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया किसको बोलते हैं, वैसा स्तनधारी जो बच्चा नहीं देकर अंडा देता है, जो कि अपवाद है। कौन कौन सा, 2 है ऐसे प्रोटोथीरिया में, कौन कौन आते हैं, 2, एक आता है डकबिल प्लेटिपस और दूसरा आता है एकिडना। दूसरा है मेटाथीरिया, जिसमें क्या होता है, अपरिपक्व बच्चा देते हैं, जैसे कंगारू के बच्चे। और यूथीरिया हो गया, जैसे मानव हो गया और जानवर हो गया। इस प्रकार शायद स्तनधारी के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सरीसृप और स्तनधारियों को कौन जोड़े रहता है, तो ये प्रोटोथीरिया जोड़ता है। कौन जोड़ता है, प्रोटोथीरिया। कभी एग्जाम में आपको प्रोटोथीरिया दे देगा, प्रोटोथीरिया नहीं देके क्या करेगा, वो आपको एग्जाम में देगा प्लेटिपस। पूरा नाम इसका है डकबिल प्लेटिपस, प्लेटिपस। प्लेटिपस नहीं देगा तो हमारा प्रोटोथीरिया में 2 ही आता है, एक डकबिल प्लेटिपस और दूसरा आता है एकिडना। तो ये दोनों एग्जाम में, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में दिखे और सरीसृप और स्तनधारी के बीच पूछे तो आंसर आप प्लेटिपस या एकिडना देना है। और ये दोनों में से कोई नहीं पूछे और प्रोटोथीरिया ऑप्शन रहे तो ये आंसर मार देंगे, क्योंकि प्रोटोथीरिया के ही अंतर्गत डकबिल प्लेटिपस और एकिडना आता है, जो बच्चे नहीं देके अंडा देता है। एक और पूछता है पादप और जंतु जगत को कौन जोड़े रखता है, तो ये दोनों को जो जोड़े रखता है, योजक जो कड़ी होता है दोनों के बीच, होता है युगलीना। कौन होता है, युगलीना। तो आपको बता दिए सरीसृप और पक्षी के बीच आर्क्योरेप्टिस पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी के बीच कौन सा, तो डकबिल प्लेटिपस या एकिडना या प्रोटोथीरिया। आपका 3 हो गया। उसके बाद पादप जगत और जंतु जगत को के योजक कड़ी कौन होता है, तो युगलीना होता है। कौन होता है, युगलीना होता है। यदि बात करेंगे पक्षी और स्तनधारी के बीच, तो ये जो होता है टेचिग्लोसस होता है। कौन होता है, टेचिग्लोसस होता है। ये ज़्यादा नहीं पूछता है, तो बोलते हैं टेचिग्लोसस। टेचिग्लोसस होता है जो पक्षी और स्तनधारी को क्या करता है, जोड़े रखता है। तो शायद आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आया होगा। 4-5 योजक कड़ी का नाम बता दिए, कौन कौन सा था, युगलीना बता दिए, प्रोटोथीरिया बता दिए, आर्क्योरेप्टिक्स तो है ही, उसके बाद टेचिग्लोसस हो गया। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद करके रखेंगे। यानी हमारा सरीसृप और स्तनधारी के बीच कौन सा हो गया, प्रोटोथीरिया हो गया। सरीसृप और पक्षी के बीच कौन सा हो गया, आर्क्योरेप्टिक्स हो गया। पादप और जंतु जगत के बीच युगलीना हो गया। पक्षी और स्तनधारी के बीच कौन सा हो गया, टेचिग्लोसस हो गया। शायद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण पूछ रहा है। तो टरबाइन और डायनमो क्या है, जो हमारा मोटर जो मोटर हमारा काम करता है उसके ठीक विपरीत काम करता है। मोटर क्या करता है, मोटर जब करंट आती है तो मोटर चलती है, और मोटर चलती है तब उससे कोई काम होती है, यानी जो काम होती है उसको मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, और जो बिजली जिससे वो चल रही है उसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा काम करता है। हमारा मोटर जो काम करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। जबकि डायनमो क्या करता है, इसका ठीक उल्टा काम करता है। ये मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, काम करता है, यानी ट्रांसफर करता है, यानी इसको बदलता है, परिवर्तित करता है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण पूछ रहा है। तो टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बोलेंगे मैकेनिकल ऊर्जा को, अर्थात हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यदि सौर सेल की बात करेंगे, इसमें सौर सेल में क्या होता है, तो सौर सेल में क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा से यानी प्रकाश ऊर्जा से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में उसे रूपांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि टरबाइन और डायनमो क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, इसे रूपांतरित करता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा बताइए। दृश्य स्पेक्ट्रम करने का मतलब कि जो मानव के आंख द्वारा प्रकाश में देखा जा सकता है, यानी जो मानव के आंख द्वारा किसी वस्तु को प्रकाश में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, यानी वो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या होगा। तो एक तो तरंगदैर्घ्य का रेंज, एक तो एंगस्ट्रम में पूछता है, एक नैनोमीटर में पूछता है। क्या पूछता है? एक नैनोमीटर में पूछता है, एक एंगस्ट्रम में पूछता है। तो यदि ये तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम की बात करेगा तो वो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। या तो वो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 देगा, या वो 3800 एंगस्ट्रम भी कभी कभी देता है। ध्यान रहे, 3800 एंगस्ट्रम से आपका 7000 एंगस्ट्रम देगा, क्योंकि जब ऑप्शन में 3900 से 7600 नहीं रहेगा तो जो उसके आसपास जो आंसर होगा तो हमारा वही आंसर होगा। तो 3800 से क्या होता है, एक 7000 देगा आपको, और एक देगा आपको 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम देगा। ये तो एंगस्ट्रम की बात हो गया, तो लिख लीजिएगा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 या 3800 से लेकर 7000। इसको कैसे याद रखेंगे तो 39 दूना क्या होता है, 7800 होता है, तो दोगुने से 200 कम है, और ये 3800 से 700 है। यदि नैनोमीटर की बात करेगा तो 380 नैनोमीटर से वो 780 देगा, या 380 की जगह आपको 390 भी लिखा मिलेगा, यानी कभी 380 से 780 देगा, कभी 390 से 780 देगा। ये किस में है, ये नैनोमीटर में। तो यही दो पूछता है बार बार। एक तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है किस दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य पे आंख जो है पीला एवं हरा रंग के लिए सुग्राही होता है। पीला एवं हरा रंग के लिए किस एंगस्ट्रम पे? तो एग्जैक्ट जो आंसर वो देना है वो 5500 एंगस्ट्रम। ये भी एग्जाम में पूछा है, नैनोमीटर में पूछेगा तो 555 नैनोमीटर। तो ये दोनों एक ही है, 5500 एंगस्ट्रम और 555 नैनोमीटर। या तो एंगस्ट्रम में पूछेगा तो 5500 देंगे, और नैनोमीटर में पूछेगा तो 555 देंगे। 5500 देख ही रहे हैं, 3900 और 7600 के बीच एंगस्ट्रम है कि नहीं। और 555 नैनोमीटर जो है 380, 390 या 380 से लेकर 780 के बीच है 555 नैनोमीटर। और इसी दोनों पे क्या होता है, पीला एवं हरा रंग के लिए आंख हमारा सुग्राही होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा है कि किस दो रंगों के लिए हमारा आंख सुग्राही होता है, पीला एवं हरा रंग, और किस तरंगदैर्घ्य पे? तो 5500 एंगस्ट्रम या 555 नैनोमीटर। और तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, या हमारा 3800 एंगस्ट्रम से कितना, 7000 एंगस्ट्रम। या तो 3900 से 76 पूछेगा, या 3800 से 7000 पूछेगा। और सुग्राही पीला एवं हरा रंग के लिए 5500 एंगस्ट्रम पूछेगा, या क्या पूछेगा, 555 नैनोमीटर पूछेगा। और दो रंग पीला और हरा रंग याद रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसे 8-10 क्वेश्चन सीखते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी बात है पानी की चर्चा करते हैं। तो पानी जो है हमारा, ये दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कहने का मतलब मृदु जल, या इसी को शीतल जल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शीतल जल बोलते हैं। हार्ड वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। शीतल जल कहने का मतलब जिसमें क्या हो, कपड़ा यदि साफ करें तो उसमें झाग उत्पन्न हो। कठोर जल कहने का मतलब क्या, जिसमें कपड़ा साफ करें झाग उत्पन्न नहीं हो। तो पानी हमारा कितने तरह का, पानी दो तरह का, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। यदि बात करेंगे कठोरता की, तो ये कठोरता हमारा दो तरह का, एक तो जो कठोर होता है पानी, वो एक तो होता है हमारा अस्थायी यानी परमानेंट हार्डनेस, और एक जो होता है हमारा वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो इस प्रकार कठोरता हमारा कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पानी की कठोरता दो प्रकार का, अस्थायी कठोर पानी और अस्थायी कठोर पानी। और पानी दो तरह का, शीतल या मृदु जल, और दूसरा क्या हो गया, कठोर जल। और ये कठोर जल जो है हमारा दो प्रकार का, एक अस्थायी कठोर जल, एक अस्थायी कठोर जल। तब बोलेंगे सर ये कठोर होने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। बोलेंगे जी, जिस प्रकार हमारा मृदु या सॉफ्ट जल जो होता है, जिसमें वर्षा का जल प्योर शुद्ध जल होता है, लेकिन ये कठोर जल आखिर ये कठोर क्यों हो रहा है, किन्हीं ना किसी के कारण तो ये कठोर हो रहा है हमारा। बोलेंगे जी, वो भी कठोर दो प्रकार का, एक अस्थायी एक अस्थायी। यदि हम अस्थायी कठोर जल की बात करेंगे, अस्थायी कठोर जल की बात करेंगे, तो चलिए इसके पहले ये कठोर होने का रीजन सीखते हैं। ये कठोर होता क्यों, आखिर पानी में ऐसा क्या घुला होता है जो कठोर होता है। बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया सवाल है। तो पानी में क्या होता है, कैल्शियम Ca एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और क्लोराइड कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट का क्या होता है, लवण घुला होता है उसमें। क्या क्या,
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट का क्या होता है, उसमें लवण घुला होता है। अर्थात कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है, ये कठोर जल में घुला होता है। और यही तीनों डिसाइड करता है कि ये कठोर जल अस्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो जिस कठोर जल में कैल्शियम Ca समझ में आ रहा होगा और मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट घुला होता है। क्या घुला होता है, बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जिस कठोर जल में बाइकार्बोनेट घुला होता है उसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी कठोर जल। क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोर जल। अस्थायी कठोर जल बोलते हैं। टेम्पोररी हार्ड वाटर बोलते हैं। तो टेम्पोररी हार्ड वाटर होने का रीजन क्या है, तो बोलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला होता है। अस्थायी कठोर जल होने का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला होता है। तो तीन ही तो रीजन था, एक बाइकार्बोनेट, एक क्लोराइड और सल्फेट। तो दो जो बच गया वो अस्थायी कठोर जल का रीजन होगा, कारण होगा। तो अस्थायी कठोर जल में क्या क्या होगा, तो अस्थायी कठोर जल में होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, क्लोराइड Cl क्लोराइड और सल्फेट SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण जो जल कठोर होता है वो अस्थायी कठोर जल कहलाता है। तो शायद इतनी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा कि पानी दो प्रकार का, एक क्या होता है, मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। कठोर होने का रीजन क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण वो कठोर होता है। वही तीनों निर्धारित करता है कि कौन सा जल अस्थायी कठोर जल होगा, कौन सा जल अस्थायी कठोर होगा। जिस कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला होता है, अर्थात कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला होता है, वो हमारा कहलाता है अस्थायी। क्या कहलाता है, अस्थायी कठोर जल कहलाता है। और जिस कठोर जल में हमारा क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होते हैं, उसे अस्थायी कठोर जल बोलते हैं। तो शायद इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा कि अस्थायी कठोर जल में क्या होता है। बात ये आया कि क्या सर ये अस्थायी कठोर जल जो है, क्या इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है, क्या इसकी कठोरता, इस जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। बोलेंगे अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है इसे हटाइए। बोलेंगे जी। तो अस्थायी कठोर जल को कुछ मत किया जाता है, सिर्फ क्या करता है, उसको उबाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसे उबाल दिया जाता है। उबालने से क्या होता है, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट क्या होता है, उसके पेंदी में जम जाता है और जो वाटर बच जाता है वो काम का यानी उपयोग लायक वो बन जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो एक साधारण सा तरीका है, सिर्फ और सिर्फ उसे उबाल दीजिए, गर्म कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसे उबाल दीजिए या गर्म कर दीजिए। एक तो इससे दूर कर लेंगे, अस्थायी जल की बात कर रहे हैं। दूसरा एक क्लार्क विधि होता है, यानी अस्थायी जल को शुद्ध करने के लिए और क्या होता है, क्लार्क विधि होता है। क्या बोलते हैं इसको, क्लार्क्स विधि। यानी कि अस्थायी कठोरता दूर करने की कौन कौन सी विधि हो गई, तो एक विधि हो गई उबालकर, दूसरा क्लार्क्स विधि। तो एग्जाम में पूछता है, पहला तो ये एग्जाम में पूछता है कि अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो बोलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पानी में घुले होने के कारण। बोलेंगे अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि क्या है, तो बोलेंगे एक उबालकर दूर किया जाता है, एक क्लार्क्स विधि के द्वारा दूर किया जाता है, जिसमें अभिकर्मक के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है क्लार्क विधि में। CaOH का Hol2 इसको बोलते हैं। अब है अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है, तो अस्थायी कठोरता को जो दूर किया जाता है उसके लिए इसके लिए भी दो तीन विधि है। पहला क्या है, तो पहला है परमुटिट विधि। क्या बोलते हैं इसको, परमुटिट विधि बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है जियोलाइट। परमुटिट विधि या जियोलाइट, ये एक ही हो गया। दूसरा जो है कैलगन विधि है, कैलगन विधि। तीसरा जो है वो है रेंजिन विधि। तो इस प्रकार तीन को याद रखिएगा। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन कौन सा, परमुटिट विधि, इसी को जियोलाइट विधि बोलते हैं। परमुटिट विधि या जियोलाइट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कैलगन विधि कभी काल और रेंजिन विधि कभी काल पूछा जाता है। तो अस्थायी कठोरता दूर करने की तीन विधियां, परमुटिट विधि या जियोलाइट, दूसरा कैलगन विधि, तीसरा रेंजिन विधि हो गया। और अस्थायी कठोरता दूर करने की कितनी विधियां, दो विधि, एक तो डायरेक्ट गर्म कर देंगे और दूसरा है क्लार्क्स विधि। शायद आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी और आप लोग इसे एक जगह लिख लीजिएगा, पानी कितने प्रकार का और पानी की कठोरता का कारण क्या है और कठोरता के आधार पर पानी कितने प्रकार का
और उसका कारण क्या है और उसके कारण को दूर करने की विधियां क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया। एक बार और रिकॉल कर देते हैं। पानी कितने प्रकार का? पानी दो प्रकार का, एक हो गया हमारा मृदु या शीतल जल, दूसरा हमारा हो गया कठोर जल। कठोरता, पानी की कठोरता का कारण क्या है? तो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला SiO3, क्लोराइड Cl और SO4, ये तीनों का क्या होता है? आयन उसमें घुला रहता है। यूँ कहें पानी में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट का क्या होता है? लवण घुला होता है, जिसके कारण वो कठोर होता है। और इसी तीनों के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पानी अस्थायी कठोर होगा, यानी परमानेंट हार्ड वाटर होगा, और टेम्प्रोरी हार्ड वाटर होगा। तो जिसमें SiO3 कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ घुला होता है उसे हम लोग अस्थायी बोलते हैं, जिसे आसानी से गर्म कर उसे ठीक किया जा सकता है या क्लार्क विधि से। जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट आयन घुला होता है, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट का लवण घुला होता है, उस पानी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्ड वाटर, अस्थायी कठोर जल बोलते हैं। और इसे दूर करने की 3 विधियां हैं, जिसको परमिटेड विधि और जियोलाइट विधि जो काफ़ी फेमस है, दूसरा जो है वो है हमारा कैल्गन विधि, और तीसरा जो है रेंजिन विधि। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो पानी की अस्थायी कठोरता का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होने के कारण ये आंसर। और कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है? अस्थायी कठोरता। तो कठोरता का रीजन बता दिए, दूर करने का भी प्रक्रिया विधि बता दिए। तो ये एक जगह लिख लीजिएगा, इससे बाहर पानी से कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। कठोरता से संबंधित और सॉफ्ट से संबंधित, विधि से संबंधित और कारण से संबंधित। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी जो बदलता नहीं है तो वह आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जबकि हमारा आयाम, चाल और तरंग दैर्ध्य, जब तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा ऐसे भी चाल बदल ही जाएगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है, आयाम भी उसका बदल जाएगा। तो इस प्रकार बदलने वाला जो राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, वो है हमारा तरंग दैर्ध्य, आयाम और चाल। जबकि नहीं बदलने वाली जो राशियां हैं और परिवर्तित रहने वाली जो राशियां हैं वो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रन बल पे काम करता है। अपकेंद्रन बल एक प्रकार का सूडो फोर्स होता है, अर्थात ये झूठा बल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है केंद्र अपसारक बल। इसे केंद्र अपसारक बल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, CNTRIFUGL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रन बल पे कार्य करता है। और इसका दूसरा उदाहरण और अपकेंद्रन का दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है इसका? मक्खन निकालने वाली जो मशीन, दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, वो देखे होंगे गाँव घर में, हाथ से भी पैडल की तरह चलाते रहता है, तो वो अपकेंद्रन पे ही कार्य करता है। ये जो बड़ी मशीनें होती है, दूध से मक्खन जो निकाली जाती है, ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है अपकेंद्रन में। 2 एग्जांपल काफ़ी फेमस है, एक वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने वाली मशीन, और एक है हमारा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। उत्क्रमण प्रसारण तो बता ही दिया आप लोगों को। आरओ, जो पानी को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। विसरण के बारे में पिछला भी सेट में आप लोगों को बताए थे। इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि सेंट वगैरह रूम में मारते हैं तो तुरंत फैल जाता है कमरा में या दूसरे रूम में भी पता चलता है। किसके कारण? तो विसरण के कारण ही पता चलता है। अगरबत्ती कहीं और जलाते हैं, सेंट कहीं और पहुंच जाता है, विसरण के कारण होता है। खीर किसी के घर में बनता है, दूसरे घर में भी उसका स्मेल पहुंच जाता है, विसरण के कारण। इस प्रकार कोई भी स्मेल जो एक जगह से दूसरे जगह से आपको स्मेल पता चल रहा है, तो वो किसके कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब केंद्रन के अलावा एक और आता है अभिकेंद्री बल, जिसको अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जब हम लोग किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो क्या होते हैं? गाड़ी हमारी पलटती नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। लेकिन उसी मोड़ में आप क्या होते हैं, हम और आप जब बाएं की ओर जब हमारी गाड़ी मुड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके विपरीत की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं या खिसक जाते हैं। वो किसी कारण? अपकेंद्रन के कारण। इस प्रकार कहेंगे कि मोड़ पे, किसी भी मोड़ पे क्या होता है? बीच में सेंट्रीपिटल होता है, और इस तरह से यदि हम मुड़ रहे हैं तो क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है? सेंट्रीपिटल क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल चाहता है बाहर खींचने, लेकिन सेंट्रीपिटल क्या चाहता है? इसको अपने सेंटर की ओर खींचे। इस प्रकार सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे को बैलेंस करने की क्या करता है? कोशिश करता है, एक दूसरे से खींचातानी करता है, ताकि वस्तुएं क्या हो? गिरे नहीं, बैलेंस रहे। तो ये दोनों का अति उत्तम कार्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो किसमें अधिक रोशनी मिलेगी? क्योंकि अधिक रोशनी मिलेगी तो पावर की यदि बात करेंगे करंट में, तो P बराबर हमारा जो होता है वो होता है V² R होता है, यानी वोल्टेज का स्क्वायर बाय क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। जब इसको हम लोग पावर बराबर क्या हो गया? V² R हो गया। जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? जब रेजिस्टेंस हमारा श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा? 2 बल्ब जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? R जो मिलकर 2R हो जाएगा। लेकिन यदि सीरीज में ये होगा, तो यदि ये पैरेलल में होगा, समांतर क्रम में होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो यदि हम पावर की बात करेंगे तो पावर जो हमारा सीरीज में होगा वो कितना होगा? V² 2R होगा।
लेकिन वही पावर की यदि बात करेंगे, पावर पैरेलल में जो होगा समांतर क्रम में, 2v स्क्वायर बाय क्या होगा, r होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल समझाते हैं, v का वैल्यू 1 रखिए और r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऊपर नीचे ये क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ मान आएगा। वही वैल्यू यहाँ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि v का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो पावर किस में ज़्यादा, पैरेलल में कि सीरीज में? तो बोलेंगे सीरीज में तो पावर आधा हो रहा है सर, जबकि पैरेलल में हमारा पावर दुगना है। पैरेलल में क्या दुगना है? तो बोलेंगे जो पैरेलल में बल्ब जोड़ेंगे दोनों को तो ज़्यादा लाइट करेगी, ज़्यादा लाइट करेगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है R प्लस R होता है, इस तरह जुड़ता है। रेजिस्टेंस पैरेलल कैसे होता है, ये हमारा होता है 1/R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा, R 1 + 1 2 होगा, तो ये से RP लिखना होगा तो सब नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो RP बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 नीचे R ऊपर R/2। यही कारण है कि यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पावर इन सीरीज में क्या आ गया, v²/2r, और पावर इन पैरेलल में क्या होगा, तो 2v²/r, जो कि एक एक लेके एग्जांपल बता दिए। v का वैल्यू 1 रखिए, r का वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ 1/2 एक एग्जांपल सीधा से बता रहे हैं ऐसा क्यों पावर ज़्यादा होता है। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि v का वैल्यू 1 रखिए, r का वैल्यू 1। तो देखिए ये बड़ा कि ये बड़ा, बोलेंगे 2 बड़ा है सर, इसका मतलब v²/2r में ज़्यादा पावर मिलेगा और 2v²r में, v²/2r में कम पावर मिलेगा, 2v²/r में ज़्यादा पावर मिलेगा। यानी कि दोनों बल्ब को यदि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज पावर से क्या होगा, ज़्यादा मिलेगी, रोशनी ज़्यादा करेगी। इस प्रकार शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दिया है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, तो दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बिल्कुल नहीं, दोनों समांतर क्रम में जोड़ने में जी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 में अधिक होगा। 2 में क्या होगा हमारा, 2 में अधिक होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। शायद क्वेश्चन नंबर आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया पादप पोषक तत्व, एक तरफ कार दिया। आप लोगों को बताए थे, बार बार बता रहे हैं, स्थूल या बृहद पोषक तत्व की बात करेगा तो 6 है। कौन? नाम प्रदीप कुमार, CAMGS बताए थे। और लघु या सूक्ष्म की बात करेगा, लघु या सूक्ष्म की बात करेगा वो कौन कौन सा है, तो वो हमारा है बोरॉन। कौन सा है? बोरॉन है, कॉपर है, क्लोरीन है। और मेमोलॉजी आप लोगों को बताए थे, मेमोलॉजी में क्या, तो मैग्नीज, लोहा, Fe, मोलिब्डेनम, MO और लोजी में एक जिंक बताए थे। 7 ये हो गया लघु या सूक्ष्म, क्या हो गया, पादप पोषक तत्व हो गया, बृहद या स्थूल पोषक तत्व हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। आप लोगों को बताए थे नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के ही कारण क्या होता है, पौधे का समुचित विकास हो पाता है, तो उसकी पत्तियां पीली नहीं पड़ती है। फास्फोरस के बारे में आप लोगों को बताए थे, फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस के कारण जड़ का उसका विकास हो पाता है, अर्थात जड़ मजबूत होता है और उसका विकास और वृद्धि भी होता है जड़ का। अब पोटेशियम के बारे में आप लोगों को बताए थे कि पौधे का क्या होता है, पत्ते में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो करवाती है वो पोटेशियम करवाता है। उसके बाद बोरोन जो होता है, बोरोन ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधकता के काम को भी ये करता है, इसलिए इसका सभी का सभी आंसर सही है, इसका कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो बोरोन क्या करता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता को क्या करता है, डेवलप करता है किसी भी पौधे, पादप में या पौधे में। इस प्रकार ये एक जगह इसलिए ऐसा देते हैं ताकि इस प्रकार का 4 क्वेश्चन हो गया। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों है किसी भी पेड़ पौधे को, बोलेंगे नाइट्रोजन की आवश्यकता इसलिए है ताकि उस पौधे की समुचित विकास एवं वृद्धि बढ़िया ढंग से हो सके और क्या हो, फसल की उपजाऊ भी बढ़िया ढंग से हो। यदि फसल की बात करेंगे तो पादप या पेड़ पौधे की बात करेंगे तो क्या होगा, उसके समुचित विकास के लिए अच्छा है। और इसकी कमी से भी पूछता है क्या होता है, तो पेड़ पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है नाइट्रोजन की कमी से। यदि बात करेंगे फास्फोरस की आवश्यकता क्यों है, तो फास्फोरस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जड़ का विकास का होना बहुत जरूरी है। पोटेशियम की आवश्यकता क्यों है, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने से संबंधित है, इसको नियंत्रण करता है क्योंकि प्रकाश लेसन की क्रिया यहाँ से होती है। तो इसीलिए यही वजह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK बृहद या बड़ी पैमाने पर पोषक तत्व बोला जाता है, क्योंकि ये सब के सब अति आवश्यक है। यदि ये नाइट्रोजन नहीं होता तो इसका विकास ही नहीं होता, तो पेड़ पौधे क्या होते, सही ढंग से जी नहीं पाते। जड़ का विकास नहीं होता तो पेड़ पौधे की क्या होता, सही ढंग से उसका वृद्धि एवं विकास जो नाइट्रोजन करवाता वो भी नहीं हो पाता। यदि पोटेशियम नहीं होता तो स्टोमेटा खुलने में बंद होने के नियंत्रण नहीं हो पाता और क्या होता, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए बृहद पोषक तत्व इन लोगों को कहा जाता है। बोरोन जो होता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को क्या करता है, डेवलप करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। इसको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में से लिख लीजिए और याद कीजिएगा, तो ये शायद आप लोगों को समझ में आएगा, एग्जाम में कभी छूटेगा नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक कहने का मतलब ये खरपतवार नाशी का दूसरा नाम है, खरपतवार नाशी भी इसको बोलते हैं, खरपतवार नाशी भी बोलते हैं। इसका 2-3 उदाहरण है, पूछता है एग्जाम में, खरपतवार नाशी या शाकनाशक बोलता है इसको। इसका उदाहरण जो 2-3 याद रखना है, एक तो होता है सोडियम क्लोरेट, दूसरा जो होता है वो सोडियम आर्सेनेट होता है। दूसरा क्या होता है, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट।
ये 2 हो गया। शाकनाशक या खरपतवार नाशी, एक सोडियम क्लोरेट, दूसरा सोडियम आर्सेनेट। तीसरा जो सबसे फेमस है वो है 2,4-D। 2,4-D, तो 3 को याद रखिएगा। 2,4-D क्या है? एक शाकनाशक या कीटनाशक है। और तो हमारा एक और दूसरा क्या है? सोडियम क्लोरेट है। तीसरा क्या है? सोडियम आर्सेनेट है। तो खरपतवार नाशी या शाकनाशी आए तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है। यानी कि फसल में जो क्या होता है, अवांछित क्या होते हैं, पौधे जो उग जाते हैं उसे समाप्त करने के लिए ये तीनों रसायन है। कौन सा? सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट और तीसरा 2,4-D। तीसरा ये 2,4-D हो गया। सोडियम क्लोरेट और 2,4-D तो काफ़ी फेमस है। तो क्या है? खरपतवार नाशी है। एक कीटनाशक में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कीटनाशक जो होता है हमारा वो होता है DDT, याद रखिएगा। टी है लास्ट में, यहाँ टो है, याद रखिएगा। कीटनाशक DDT। तो DDT हमारा क्या है? कीटनाशक है। जबकि खरपतवार नाशी हमारा 2,4-D है। खरपतवार नाशी 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। जबकि DDT क्या है? कीटनाशक है। शायद इस प्रकार तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक जगह लिख लीजिएगा शाकनाशक या खरपतवार नाशी, और कीटनाशक का एग्जाम्पल एक बताया DDT, वो भी लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो आप लोगों को बताए थे OCl, याद रखिएगा। तो लगभग सबको पता भी होगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, तीसरा हमारा क्या है? एल्युमिनियम है। तीसरा हमारा क्या है? एल्युमिनियम। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा है? तो पहला कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। पहला ऑक्सीजन। OCl में कौन आता है? वो पहला हो गया, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा एल्युमिनियम हो गया, याद रखिएगा। तो इसमें दूसरा पूछा है, ऑक्सीजन के बाद पूछा है तो सिलिकॉन हो जाएगा, तीसरा हमारा एल्युमिनियम होता है। यदि सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है, हमारा अर्धचालक है। और चिप वगैरह में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन का है। यदि सिलिकॉन की खोज की बात करेंगे तो बर्जिलियस नामक व्यक्ति ने इसका क्या किया था? खोज किया था। बर्जिलियस नामक व्यक्ति ने सिलिकॉन का खोज किया था। और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन के बाद यदि कौन है तो वो एल्युमिनियम है। इस प्रकार 3 को याद रखिएगा। और कार्बन भी काफ़ी फेमस है। यदि पृथ्वी पर दुनिया में सबसे अधिक किस तत्व का यौगिक है तो वो कार्बन का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है? विघटित नहीं किया जा सकता है, मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता है। तो सेल्यूलोज को मिलाया जा सकता है, स्टार्च, प्रोटीन। लेकिन PVC क्या है? PVC जो है P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। PVC एक प्रकार का प्लास्टिक है। प्लास्टिक देख ही रहे हैं कि प्लास्टिक कभी भी फेंक दीजिए खेत वगैरह में तो वो काफ़ी समय तक, काफ़ी दूर लंबे समय हो जाने के बाद भी विघटित नहीं होता है। इस प्रकार जैव निम्नीकृत किसको नहीं किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत करने का मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा किया गया छोटे छोटे कणों में विभक्त करके मिट्टी में मिला देना, जो कि PVC नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? PVC हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकृत हो जाएगा, यानी छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं से उसे विघटित किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किस विटामिन को अर्ग कैल्सीफेरॉल कहते हैं? अर्ग कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की बात करेंगे तो इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले इसका विटामिन डी का जो नाम होता है, केमिकल नेम, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसे क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। किसको? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और इस विटामिन डी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग का जो नाम है, अर्थात 2 प्रकार का कहें, पहला जो है अर्ग कैल्सीफेरॉल, अर्ग कैल्सीफेरॉल, स्पेस नहीं है, समझ लीजिएगा, अर्ग कैल्सीफेरॉल। और दूसरा है कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। दूसरा क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल, स्पेस नहीं है, लिख लीजिएगा। तो यानी विटामिन डी 2 प्रकार का, एक अर्ग कैल्सीफेरॉल और दूसरा कोले कैल्सीफेरॉल। अर्ग कैल्सीफेरॉल को हम लोग अर्ग कैल्सीफेरॉल छोड़ देते हैं, समझ लीजिएगा। अर्ग कैल्सीफेरॉल को हम लोग D2 बोलते हैं। और कोले कैल्सीफेरॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? D3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D3 बोलते हैं। यानी विटामिन डी 2 प्रकार का, D2 और D3। D2 को क्या बोलते हैं? अर्ग कैल्सीफेरॉल, और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? D3 को। एग्जाम में ये दोनों पूछा है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस विटामिन को अर्ग कैल्सीफेरॉल, तो अर्ग कैल्सीफेरॉल किसे बोला जाता है? तो विटामिन D2 को बोला जाता है। और विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन भी है, ये भी पूछ चुका है कि विटामिन डी क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन भी है और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये 2 प्रकार का, अर्ग कैल्सीफेरॉल जिसको D2 बोलते हैं और कोले कैल्सीफेरॉल जिसको D3 बोलते हैं। कैसे याद रखना है कौन D2 D3 होगा? तो अर्ग कैल्सीफेरॉल A से स्टार्ट होता है और कोले कैल्सीफेरॉल C या K से स्टार्ट होगा, तो ये के बाद C या K आता है। इसलिए D2 के बाद, यानी 2 के बाद 3 आता है, D2 के बाद ही आता है हमारा D3। D3 क्या आता है? D2 के बाद, इसलिए A के बाद आता है कोले यानी C या K। इसलिए कभी मिसकंफ्यूजन नहीं होना है कि अर्ग कैल्सीफेरॉल D2 या D3, यानी किसको मारेंगे हमेशा? D3। और कोले कौन होगा? तो O के बाद आता है
ओ के बाद हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में याद रखेंगे, ओ के बाद को के आता है या सी, तो हो जाएगा हमारा वो D3। तो इसका आंसर जो होगा हमारा D2 होगा। चलिए चलते हैं विटामिन डी से संबंधित। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है वो रिकेटस होता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेटस, या इसी को सूखा रोग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। बड़ों में जो रोग होता है वो होता है ओस्टोमेलेसिया। क्या होता है? ओस्टोमेलेसिया। तो एग्जाम में पूछता है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? तो रिकेटस या सूखा रोग। रिकेटस को ही सूखा रोग बोलते हैं। और हमारा बड़ों में कौन सा? तो ओस्टोमेलेसिया रोग होता है। तो इस प्रकार विटामिन डी से संबंधित याद रखेंगे। अर्गो और कैल्शियम में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो D2 क्या है? अर्गो कैल्सीफेरोल। D3 क्या है? कोले कैल्सीफेरोल। तो अर्गो अल्फ़ाबेट में याद रखना, हिंदी में नहीं। ए पहले आएगा, सी या के बाद में आएगा, तब नहीं। सी से भी को होता है, के से भी को। तो कोलेसेफेरोल। इस प्रकार याद रखिएगा। D2 को अर्गो और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरोल। इस और विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन है। इस प्रकार याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन से? प्रभूत करने का मतलब बड़े पैमाने पे जो धातु जो आवश्यकता होती है जीवधारियों को, वो है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और यदि 15 धातुएं हैं, इसके अलावा और जो अधातु के रूप में भी कुछ होता है, जैसे आपका सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी क्या होता है? बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर जीवधारियों को आवश्यकता पड़ती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा ये सी हो जाएगा 16 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिया कथन ए में अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, और सभी बी कारण है इसका आर कि सभी कोशिकीय जीव और लैंगिक विधियों से जनन करता है। चलिए बात करते हैं एक कोशिकीय जीव। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। बहुकोशिकीय जीव को यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक यानी एक कोशिका वाले जीव को प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिका वाले जीव को यूकैरियोटिक। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव कुछ एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक में भी आते हैं। यानी जो एक्सेप्शनल केस होगा वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एग्जाम में जो पूछता है वैसे ही जीव का नाम पूछेगा। जो एक कोशिकीय होते हुए उसको प्रोकैरियोटिक में रहना चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना रह के यूकैरियोटिक में आता है, यानी यूकैरियोटिक जैसे लक्षण को शो करता है। तो प्रोकैरियोटिक में यानी एक कोशिकीय जीव में जो जनन होती है वो अलैंगिक जनन होती है। अलैंगिक कहने का मतलब असेक्सुअल होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेक्सुअल। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है एक कोशिकीय में, अर्थात प्रोकैरियोटिक में, पी से समझ जाइएगा, पी से प्रोकैरियोटिक और एक से एक कोशिकीय, स्पेस नहीं इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। एक कोशिकीय या प्रोकैरियोटिक जीव में जो जनन की क्रिया होती है वो होती है अलैंगिक होती है। अर्थात यानी उसके नई पीढ़ी की जो आने की जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो असेक्सुअल जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? इसमें अलैंगिक होती है, यानी असेक्सुअल होती है। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव हमारा क्या होता है? यूकैरियोटिक में जाता है। लेकिन ये अलैंगिक की विधि भी कुछ अलग अलग होती है। अलैंगिक में जो विधि जो अपनाई जाती है, जो विधि जो होती है, सॉरी अपनाई नहीं जाती है, इसमें होता है द्विखंडन या द्विआधारी बोलता है। द्विखंडन या द्विआधारी भी बोला जाता है। द्विआधारी या द्विखंडन। दूसरा जो होता है उसको खंडन बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? खंडन। तीसरा जो होता है वो पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन या पुनरुद्भव, इसको पुनरुद्भवन भी बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन होता है। और एक पांचवा जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है, या कायिक प्रवर्धन को वानस्पतिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन की जो विधि होती है 4-5 तरह की होती है। कौन कौन सा? मुकुलन की विधि, द्विखंडन की विधि, कायिक या वानस्पतिक जनन की विधि, खंडन की विधि और पुनर्जनन की विधि। तो ये अमीबा कुछ ऐसे कोशिकीय जीव होते हैं जो हमारा यूकैरियोटिक में चला जाता है। तो यूकैरियोटिक में जाने वाले पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में समझेंगे, वो कौन कौन सा होता है। तो वो जो जीव होता है एक प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है, यानी प्रोटोजोआ। दूसरा शैवाल, सब एक कोशिकीय जीव है। तीसरा कवक को फंगी भी बोलते हैं, फफूंदी भी बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक ये सब एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद क्या होता है? इसको प्रोकैरियोटिक में रहना चाहिए, लेकिन ये यूकैरियोटिक में जाके रहता है। तो बोलेंगे सर प्रोटोजोआ कहने का मतलब प्रोटोजोआ में क्या फिर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगा? तो बोलेंगे प्रोटोजोआ में जो होगा, जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, इसमें जो होता है प्रोटोजोआ में द्विखंडन की विधि होती है। क्या होती है? द्विखंडन की विधि होती है। यदि हम बात करेंगे ये अमीबा की, तो अमीबा जो होता है हमारा क्या होता है? एक प्रकार का क्या है?
अमीबा जो हमारा एक प्रकार का है, ये अमीबा क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ ही है। क्या है? प्रोटोजोआ है, जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। तो कुछ वैसे प्रोटोजोआ यानी कुछ वैसे प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय जीव जंतु है जो हमारा और जो कहाँ आपका यूकैरियोटिक में रहता है, तो वो याद करेंगे वो कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा 4-5, बैक्टीरिया, यूग्लिना जो कि पादप जंतु जगत के बीच का कड़ी है, यूग्लिना, अमीबा, उसके बाद एक एंट अमीबा होता है, एंट अमीबा, और एक हमारा होता है पैरामीशियम। ये सब एक कोशिकीय क्या है, जीव हैं जो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। तो हमारा अमीबा में जो होता है प्रोटोजोआ संघ का जीव है, ये इसमें विभंजन या द्विखंडन द्वारा क्या होता है, इसमें जनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा पूछा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, तो बोलेंगे जी सभी एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। एक मिनट, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है जी, बिल्कुल अलैंगिक जनन से ही विधि करता है। अलैंगिक विधियों से ही करता है। अलैंगिक में आप लोग को बताए मुकुलन विधि, वानस्पति या कायिक विधि, और बताए थे पुनर्जनन विधि, उसके बाद द्विखंडन या द्विआधारी विधि, खंडन विधि, विभंजन विधि। तो ये हमारा प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी आते हैं द्विआधारी द्विखंडन विधि से करते हैं। इस प्रकार हो गया। मुकुलन विधि से कौन करता है, तो हाइड्रा करता है। बहुत बार पूछा है कि हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक तो होती है, लेकिन किस अलैंगिक विधि से, तो बोलेंगे मुकुलन अलैंगिक विधि से। यानी या तो हाइड्रा का पूछेगा कि हाइड्रा क्या करेगा, किस विधि से जनन करता है, तो अलैंगिक विधि से। अलैंगिक जनन में कौन सा विधि, तो मुकुलन विधि। इस प्रकार आप लोगों को याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और दो दोनों सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सही है। सभी कोशिकीय जीव और लैंगिक विधियों से जनन करता है। इस प्रकार 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ये शायद ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारा जो जीव है दो प्रकार का, एक होता है कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव जिसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव जिसको प्रोकैरियोटिक में रहना चाहिए लेकिन उसमें नहीं रहते, यूकैरियोटिक में रहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया। प्रोटोजोआ की यदि बात करेंगे कौन कौन सा प्रोटोजोआ, तो हमारा प्रोटोजोआ कौन, एंट अमीबा हो गया, उसके बाद पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया और यूग्लिना हो गया। ये सबका जो हमारा अलैंगिक विधि से जो जनन की प्रक्रिया होती है उनमें से जो विधियां अपनाई जाती है वो विभंजन या द्विआधारी या द्विखंडन की विधि अपनाई जाती है। यदि शैवाल की बात करेंगे तो जो शैवाल में होता है वो खंडन की विधि, और यदि हम बात करेंगे हाइड्रा की तो उसमें कौन सी विधि होती है, तो हाइड्रा में जो विधि अपनाई जाती है वो मुकुलन की विधि। कायिक प्रवर्धन की यदि बात करेंगे तो पेड़ पौधे में जो विधि अपनाई जाती है अलैंगिक विधि वो हमारा होता है कौन सा, कायिक प्रवर्धन विधि होता है। कायिक प्रवर्धन या वानस्पतिक विधि, कायिक नहीं देके वानस्पतिक विधि भी देगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है एथलीट फुट किस बीमारी से होती है, यानी किसके कारण एथलीट फुट जो बीमारी है किसके कारण, फफूंद के कारण होता है। फफूंद का दूसरा ही नाम क्या है, कवक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसी के कारण होता है। कवक एक प्रकार का क्या है, कवक भी पूछता है, उसमें भी कौन सा कवक, किस कवक के कारण एथलीट फुट होता है। तो ये जो कवक का नाम है वो है ट्राइकोफाइटोन। किसके कारण, तो ट्राइकोफाइटोन, PHYTON, ट्राइकोफाइटोन कवक का नाम है, उसके कारण क्या होता है, एथलीट फुट होता है। इसमें होता क्या है, अंगुलियों के मध्य में क्या होता है, त्वचा हमारा क्या होता है, फट जाता है या गलगलाहट जैसा हो जाता है। यानी एक तरह से त्वचा संबंधी क्या है, बीमारी है हमारा एथलीट फुट। किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। यदि बात करेंगे इस कवक की, तो कवक हमारा एक तरह से क्या होता है, ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है जिसमें जड़ तनापत्ति का अभाव होता है। यानी थैलोफाइटा में तो यही होता है, जड़ तनापत्ति का ही अभाव होता है। एक प्रकार का परजीवी अथवा मृतोपजीवी होता है ये हमारा फफूंदी। यदि और कवक से होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो उसमें से हमारा जो है दांत खाज खुजली का नाम सुने होंगे, जो दिनाई जिसको बोलते हैं, खुजली बोलते हैं, गंजापन जिसके कारण होता है, त्वचा का पर्दा जिसको डर्मेटाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब किसके कारण होता है, फफूंद या कवक के ही कारण होता है। जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग बता ही दिए थे आप लोगों को एक दिन। डीप टीसी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है, उसमें 8-10 वो आप लोगों को बताए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। इम्यूनोलॉजी के जो जनक है एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर का और क्या किए थे, उन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। यदि बात करेंगे लुई पास्चर, तो दूध के पाश्चुरीकरण से संबंधित जो विधि लाई थी वो लुई पास्चर ने लाई थी। रॉबर्ट कोच की बात करेंगे तो हैजा के टीके की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। और कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचाता है, तो वो सूअर है। सूअर एक ऐसा जानवर है जो रेशे खा ले तो उससे क्या होता है, उसके पेट में इसका डाइजेशन नहीं होता है, पचता नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हुआ और सेट 12 का डिस्कशन पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सेट नंबर 13 के साथ। इसी के साथ